Hello and a very good morning to all the students. I am Shahina Parveen Pathan, Assistant Professor Economics from Government Girls College, Chumu. Students, today I am going to tell you and introduce you about the first paper of your second year studies, that is Macroeconomic Analysis. इसमें हम आज सबसे फर्स्ट चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो योर फर्स्ट चैप्टर इज़ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? इसको हम हिंदी भाषा में अगर बोलें तो इस विषय का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र. जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ये उसका वृहत रूप है या हम कह सकते हैं उसका एक्सटेंसिव और एलैबोरेटेड रूप है. माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था को वृहत और संपूर्ण रूप से पढ़ते हैं. So, if you want to understand the basic definition, so we can say that macroeconomics is defined as that branch of economics which studies economic activities at the level of an economy as a whole. इसमें हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं. स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट्स विद, इसके तहत हम पढ़ेंगे इस विषय में पढ़ी जाने वाले सिद्धांतों के बारे में. नंबर 1 थ्योरी है थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत. नंबर 2 थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत. नंबर 3 थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत. नंबर 4 थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत. नंबर 5 थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि का सिद्धांत. और थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत. समष्टि अर्थशास्त्र में हम दो तरह के स्कूल्स के बारे में पढ़ते हैं, दो तरह की विचारधाराओं के बारे में. तो देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट विच आर वेरी मच प्रेवलेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड दीज आर क्लासिकल एंड कीनेशियन. आई विल एलैबोरेट ऑल दीज थिंग्स इन योर लेटर सेक्शंस. फिर हम पढ़ेंगे हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स. वेरी 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 एसेंशियल पॉइंट टू बी डिफ्रेंशिएटेड, क्योंकि जब तक आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर का नहीं पता चलेगा, तब तक आप इन विषयों के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले सिद्धांतों, विचारों, वेरिएबल्स, चरों, इनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट डिफरेंस बहुत बेसिक सा है, बेसिस ऑफ द स्टडी. हाँ, अध्ययन का आधार क्या मानते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन का आधार छोटी इकाइयाँ होती हैं, मतलब एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म. लेकिन जब हम बात करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो हम संपूर्ण और समग्र की बात करते हैं. तो जैसे अगर हम उपभोक्ता की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिमांड नहीं, समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड. इसी रूप में समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई. और आगे के सिद्धांत जो भी अपन ने स्कोप में पढ़े, उन्हीं का इसको एलैबोरेशन किया जाता है. मान्यताएं भी अलग अलग हैं दोनों विषयों की, और इन विषयों के अंतर्गत पाए जाने वाले इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हैं. फिर अगर हम पढ़ना चाहें तो इनके जो मेथड ऑफ स्टडी है, विषय का अध्ययन करने का तरीका, वह भी अलग है. जैसे अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये अक्सर किस पर निर्भर करता है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर. वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पर डिपेंड करता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. मतलब इसके तहत हम मैक्रो के तहत, मतलब समष्टि के तहत हम सामान्य संतुलन का अध्ययन करते हैं, और इसमें हम पार्शियल संतुलन का अध्ययन करते हैं. और कुछ विरोधाभास भी पाए जाते हैं, व्यष्टि और समष्टि विरोधाभास. उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें बचत, व्यष्टि रूप में एक उपभोक्ता द्वारा बचत करना लाभदायक माना जाता है. लेकिन वहीं अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था बचत करने की प्रवृत्ति को पैदा करेगी या उस प्रवृत्ति पर चलेगी, तो वो
अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होगा। तो इन्हीं को हम माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्सेस के रूप में पढ़ते हैं। सो सेविंग is very essential for a single consumer, but when the whole economy tries for the propensity or develop the propensity to save, then it can be very difficult for the entire economy. इसी के तहत हम इन दोनों की अंतर के साथ साथ व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के हम इनकी आत्मनिर्भरता भी पढ़ते हैं, कैसे ये दोनों विषय अर्थशास्त्र के एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमें एक व्यक्ति की या एक उपभोक्ता की मांग जानना आसान होती है। उसके बाद जब हम समग्र मांग का अध्ययन करते हैं तो हम इन्हीं उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर समग्र मांग का अध्ययन कर सकते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कैन बी कॉल्ड एज द समेशन ऑफ ऑल द डिमांड्स। हियर इट इज एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी इज सिंपली द सम टोटल ऑफ डिमांड एट द माइक्रो लेवल, और इट इज द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। Likewise, national income is the sum total of factor income at the micro level, or it is the sum total of factor income of all the normal residents of a country. So all the micro concepts can be used and aggregated to study the macro concepts. Now comes a point, why a separate theory of macroeconomics? अब ये प्रश्न उठता है कि जब इन दोनों विषयों में इतनी आत्मनिर्भरता है तो हमें एक नए विषय को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए बिकॉज वॉट इज़ ट्रू एट द माइक्रो लेवल मे नॉट बी ट्रू और आइडियल एट द मैक्रो लेवल। कभी कभी जो चीज़ें व्यष्टि रूप में सही साबित होती हैं वह समष्टि रूप में सही साबित नहीं होती। उन्हीं के अध्ययन के लिए हमें समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी है। What I have told you earlier also, the illustration is all about that only, that is saving. Micro level पे saving is very beneficial, but macro level पे if you always induce everybody to save, then that can be a bane for the economy, not a boon. Last में I would like you all to remember these points, these definitions. ये बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको आप अगर पढ़ेंगे तो आपके notes properly prepare हो जाएंगे. Okay students, I hope you guys have understand the basic concepts of macroeconomics and the theories which we are going to study. Tomorrow I'll give you the extensive form of all these theories and we'll start with a new topic. Thank you so much.